एक अलग थलग पड़ा गांव जहां हर दिन लोग अपनी यादें खो बैठते हैं। आदि मूक बधिर लड़का जिसे सब पागल समझते हैं, लेकिन वही सच्चाई का रक्षक है। गांव की एकमात्र शिक्षिका जिसे आज एक सपना आया है। हे भगवान, यह कैसा सपना था। हर सुबह स्मृति गांव में कुछ अजीब होता था। लोग अपनी पिछली रात को भूल जाते थे। कोई नहीं जानता था कि उसने कल क्या खाया, किससे क्या कहा या क्या सपना देखा। बस एक इंसान ऐसा था, आदि, जो ना बोल सकता था ना सुन सकता था, पर सब कुछ याद रखता था। वो अपने पास एक पुरानी मटकी रखता था जिसमें वह हर दिन की बातें चित्रों और संकेतों में दर्ज करता। जया की नींद टूटती है। वो चौंक जाती है क्योंकि उसे आज पहली बार कल का सपना याद है। सपने में एक अजीब दृश्य था। गांव की धरती फट रही थी, लोग चीख रहे थे और एक पगली लड़की कह रही थी, सब कुछ वापस आएगा जब सच्चाई अपना चेहरा देखेगी। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है। जिंदगी में पहली बार कल का सपना मुझे याद रहा। कुछ तो होने वाला है। राघव, गांव का सरपंच, हर दिन नए कानून बनाता क्योंकि उसे कल क्या कहा था वो याद नहीं रहता। सभी गांव वाले मिलजुल कर रहो और हमेशा खुश रहो, यही मेरी सारे गांव वालों से गुजारिश है। दुकानदार फिरोज दुकान चलाते हुए लोगों से बातें करता और सच झूठ को बदल देता। क्या कहूँ भाइयों, मेरे पास इतना पैसा था कि साथ पूछते बैठकर खा सकती थी, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी बहुत ज्यादा गरीबी आ जाती है। बाबा हरिदास, भविष्य बताने वाला, हर दिन अलग भविष्य बताता क्योंकि कल वाला उसे खुद याद नहीं रहता। एक दिन जया पहली बार आदि के पास बैठती थी। तुम कुछ याद रखते हो? आदि मुस्कुराता है, सिर हिलाता है और अपने स्केचबुक में एक चित्र दिखाता है। गांव के बीचों बीच एक लेखक खड़ा है और उसके पन्नों से गांव बनता जा रहा है। जया चौंक जाती है। क्या मतलब है इसका? आदि चित्र में अगली स्लाइड दिखाता है, गांव एक किताब में बंद है और सब किरदार उसके शब्द हैं। जया जैसे ही मंदिर के पास वाले पुराने वृक्ष के नीचे जाती है, उसे पेड़ से एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। आवाज उन्हें मिलती है जो सच को याद रखने का साहस रखते हैं। आज पहली बार उसे अपनी माँ की मौत, अपनी छोटी बहन प्रिया का सपना और गांव में सबकी खोई हुई आंखें याद आने लगती हैं। स्मृति गांव से थोड़ी दूरी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां कोई कभी जाता नहीं था। गांव में उसे भूला घर कहा जाता था। वहां जाने वाला लौटकर कुछ दिनों तक बोलना बंद कर देता। पर उस दिन जया वहां चली गई। दरवाजा चरमराया। अंदर एक आदमी बैठा था। झाड़ जंगल जैसा खौफनाक दृश्य, उलझी हुई आंखें और उसके सामने रखी थी एक फटी हुई डायरी। दीवारों पर चिपकी थी सैकड़ों कागज की पत्तियां, जैसे कोई अपने ही शब्दों से लड़ रहा हो। उसका नाम था निखिल। जया ने धीमे से पूछा, क्या आप लेखक हैं? मैं आपके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत लोगों के मुंह से सुना भी है। आप इस गांव के सबसे बड़े और महान लेखक हैं। निखिल ने सिर उठाया। पहली बार उसकी आंखें सीधे देख रही थीं, जैसे कोई किताब सालों बाद खुली हो। लेकिन यह रहस्य और भी जागृत होता जा रहा था। आखिर क्या था इस लेखक के पीछे का राज? मैं नहीं जानता। रोज जब जागता हूँ मेरे पन्ने खाली हो जाते हैं, पर हर रात कुछ लिखता हूँ और अगली सुबह वो इस गांव में सच बन जाता है। निखिल दीवार की ओर इशारा करता है। देखो इस पन्ने को, इसमें एक गांव है। हर इंसान की याद मिटाई गई है ताकि वे दुख भूल सकें। और ये रहा किरदार, एक लड़की जिसे सच सुनाई देता है। वो आई है मुझे जगाने। जब जया लेखक से मिलेगी, कहानी पलटेगी। निखिल एक यथार्थवादी लेखक था। कभी बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन जब उसके बेटे की मृत्यु हुई, वह टूट गया। उसने अपनी लेखनी में एक नई दुनिया रच दी, स्मृति गांव, जहां किसी को अपना दुख याद न हो। लेकिन जैसे जैसे उसने दुख मिटाया, इंसान भी मिटने लगे। मैंने उन्हें राहत देने की कोशिश की, पर मैंने इंसानियत की याद मिटा दी। अब निखिल अपनी ही कहानी में फंस चुका है। तभी अचानक वहां आदि आ जाता है। वह हाथ में मटकी लेकर चुपचाप एक चित्र दिखाता है, एक कलम जो खुद लेखक को जकड़ रही है। निखिल फुसफुसाता है, यह मेरी सजा है।
जब तक कोई पाठक कहानी में ना उतरे इसे खत्म नहीं कर सकता। जया अब समझ गई। उसके सपने, उसकी यादें, सब संकेत थे कि उसे इस कहानी को बदलना है। झोपड़ी की दीवार अचानक कांपने लगती है। निखिल कहता है, अब तुम जान गई हो, लेकिन याद रखना, हर कहानी में एक किरदार ऐसा होता है जो बदलाव से डरता है। उस डर का नाम है राघव। जया, आदि और निखिल साथ बैठते हैं। निखिल कहता है, अगर तुम सब कुछ याद रखना चाहती हो तो अगला कदम बेहद खतरनाक है। वो आगे बढ़ता है और एक पन्ना उठाता है। उस पर लिखा होता है, डर का दरबार। राघव, गांव का सरपंच, आज एक अजीब सी बेचैनी में है। हर दिन की तरह आज भी वह नया नियम बना रहा है। आज अचानक गांव के सरपंच ने सब लोगों को क्यों बुलाया? आखिर क्या बात हो सकती है? सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे। जो व्यक्ति बीते कल की बात करेगा उसे सजा मिलेगी। ध्यान से सुन लो सभी गांव वालों, यह मेरी बात को बाद में मत कहना कि गांव के सरपंच ने यह कैसा फैसला ले लिया है। लोगों को ये बात साधारण लगी क्योंकि किसी को कल याद ही नहीं था, पर आज चंपा, गांव की पगली, पंचायत में आकर जोर से चिल्लाई, कल राघव ने झूठ बोला था कि नदी सूख रही है, जबकि मैं देख आई नदी बह रही थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। पगली की बात पर ध्यान मत दो, इसे कुछ याद नहीं। पर मुझे आवाज सुनाई देती है राघव, और आवाज कहती है, तू ही झूठ है। राघव ने उसी दिन दरबार ए डर बुलाया, एक गुप्त पंचायत जिसमें वो उन लोगों को बुलाता था जो खतरनाक यादें रखने लगे थे। इस बार बुलाया गया चंपा, जया, बाबा, हरिदास, दर्जी फिरोज, प्रिया, जो सपने देखती थी। तुम क्या जानते हो? क्या तुम में से कोई कह सकता है कि उसने कल क्या किया था? चंपा ने आंखें बंद की और बोल पड़ी, मैंने राघव को देखा था। वो एक खंडहर में गया था। वहाँ उसने एक पन्ना जलाया जिसमें गांव की असली स्मृति लिखी थी। राघव जोर से चिल्लाया, यह झूठ है। इस गांव की भलाई के लिए मैंने नियम बनाए हैं। अगर सब कुछ याद रखेंगे तो दुख भी याद रहेगा। क्या तुम सब दुख वापस चाहते हो? क्या कोई ये साबित कर सकता है कि स्मृति सचमुच छिपाई गई है? आदि आगे आया। उसने अपनी स्केचबुक से एक पृष्ठ दिखाया। उसमें दुकानदार फिरोज को दिखाया गया था जो राघव को थैली देते वक्त उसमें एक खास याद मिटाने वाला कपड़ा डाल रहा था। फिरोज घबरा गया। मैंने ये राघव के कहने पर किया था। वो कहता था, जिसे भुला दो वो शांति में जी पाएगा। तुम नहीं समझोगे, ये गांव कभी बहुत दुखी था। भूख, बाढ़, मौतें। तब निखिल आया और उसने एक कहानी लिखी, एक ऐसी जगह की जहां सब भूल जाएं, और मैंने इसे संभालने का काम लिया। मैं सिर्फ दर्द से बचाना चाहता था। पर आपने सिर्फ दर्द नहीं मिटाया, आपने इंसान की पहचान, उसके रिश्ते, उसकी आत्मा भी मिटा दी। उसी समय पंचायत भवन के पीछे खड़ा पुराना पेड़ एक बार फिर बोल उठा, राघव, तू डरता है कि अगर सच्चाई लौट आई तो तू खो जाएगा। पर याद रख, झूठ से बचा हुआ गांव एक लाश जैसा होता है। राघव ने सिर झुका दिया। वह जान चुका था अब उसका डर हार गया है। पंचायत भवन की दीवारों पर लगी झूठी घोषणाएं जलने लगीं। राघव दूर अंधेरे में चला गया और वहीं किसी किताब के पन्ने में समा गया। गांव अब एक मोड़ पर था। या तो सब कुछ याद आ जाएगा या फिर कहानी फिर से बदल दी जाएगी। अब जिम्मेदारी थी प्रिया, जया और निखिल पर। अब गांव के लोग तय कर चुके थे, वे अपनी स्मृतियां वापस चाहते हैं, चाहे उसमें कितनी ही पीड़ा क्यों न हो। लेकिन स्मृति लौटेगी कैसे? जवाब छिपा है प्रिया के सपनों में। उस रात प्रिया को एक अनोखा सपना आया, पर यह कोई सामान्य सपना नहीं था। वो सपना जागते हुए देखा गया सपना था। उसमें वह खुद अपने कमरे में बैठी थी, पर कमरे की दीवारों से पन्ने निकल रहे थे और हर पन्ना कुछ कह रहा था। तू वही है जिसने हमें बंद कर दिया, अब वक्त है सबको खोलने का। प्रिया डर से उठ बैठी, लेकिन उसकी हथेलियों में एक असली पन्ना था। उस पर लिखा था, कल 13वीं घंटी बजेगी, तब कहानी जागेगी या हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। गांव में एक पुरानी घड़ी थी जो सिर्फ 12 बजे तक बजती थी। तो ये 13वीं घंटी क्या थी? जया और निखिल ने मिलकर शोध शुरू किया। निखिल बोला,
13वीं घंटी प्रतीक है उस समय का जो तय नहीं है। जब इंसान अपनी भूल से लौटने का फैसला करता है तब समय अपना नियम तोड़ता है। मतलब जब स्मृति खुद चुने कि अब वो छिपेगी नहीं, तब 13वीं घंटी बजेगी। जब मैं छोटी थी मैंने ही सबसे पहले स्मृति मिटाने वाली किताब को देखा था। वो किताब निखिल ने मेरे घर में छुपाई थी। मैं डर गई थी। मैंने किताब को बंद किया और दबी आवाज में कहा, हम सब भूल जाएं। प्रिया की मासूम प्रार्थना ही शायद स्मृति गांव के शून्य का कारण बनी। रिया रोने लगी। मैंने सोचा था कि दुख मिट जाएगा, पर मैंने तो सब कुछ मिटा दिया। अब एक ही तरीका था। प्रिया को वही वाक्य उल्टा बोलना होगा और किताब को फिर से खोलना होगा। चंपा, निखिल, जया और आदि सब साथ चल पड़े गांव के सबसे पुराने खंडहर की ओर, जहां वह किताब छुपी थी। प्रिया कांपते हुए आगे बढ़ी। उसने किताब के पास जाकर कहा, हम सब कुछ याद रखना चाहते हैं, अपनी हंसी, अपने आंसू, अपने लोग, सब कुछ। धीरे धीरे किताब के पन्ने उड़ने लगे। आसमान काला हो गया और फिर एक हल्की सी 13वीं घंटी सुनाई दी। धीरे धीरे वो तेज होती गई, जैसे समय की नींद टूट रही हो। हर इंसान को अपने बीते पल याद आने लगे। रामू काका को अपने बेटे की शादी याद आई। लाली को अपने पिता की कहानी याद आई। चंपा को अपने खोए हुए बच्चे की मुस्कान याद आई। प्रिया ने आंखें मूंद ली। वो मुस्कुरा रही थी। सपना अब जाग चुका था। जैसे ही किताब पूरी तरह खुली, गांव की झील नीली हो गई। पेड़ फिर से हरे हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दुख को मिटाना आसान है, पर उससे उबरकर उसे याद रखना, यही इंसानियत है। हर सपना जो बार बार लौटता है, वो हमें जगाने आया होता है।